बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डबल ए न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल जब्बार फैसल और मेरे साथ आबिद फ़रूकी। आज हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल के बारे में बात करेंगे जो सुबह 15 नवंबर को मेज़बान भारत और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा। फ़ारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि जो कल सेमीफाइनल होगा आपके ख्याल में, क्योंकि पूल मैच में तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, ये एक नेल एंड बाइट फिनिश होगी, दिलचस्प होगा या लो स्कोरिंग होगा या हाई स्कोर होगा, इस पे थोड़े डोले कि कल कैसा मैच आप देख रहे हैं, कैसा तवक्को कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इंडिया और जो न्यूजीलैंड के दरमियान मैच होगा बहुत हाई वोल्टेज मैच होगा और उसमें दोनों टीमें पूरा जोर लगाएंगी। लेकिन इसमें मेरे नज़दीक ये है कि जो सबसे अहम चीज़ है वो टॉस है। जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगा। उसकी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको दूसरी टीम को हम फ्री स्कोरिंग करके किसी दबाव के तहत हम इसको टारगेट दें और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दें। और जब पहली टीम उसमें जब टारगेट आएगी अगली टीम के लिए, फिर ये होगा कि उसके लिए उस टारगेट को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ये मैचेस सेमीफाइनल हो या फाइनल हो तो आमतौर पे ये टीमें जो होती हैं वो जो टॉस जीती हैं वो पहले बैटिंग करती हैं। और जहाँ तक इस मैच की तल्लक है कि मैच जो है 50% मैं समझता हूँ कि वही टीम जीत जाएगी जिसने टॉस जीता होगा। ये बताएं, टॉस तो चलें, उसमें आप कह रहे हैं अहम रोल प्ले करेगा। देखें, दोनों टीमों ने बड़े बड़े स्कोर किए हैं, 400 प्लस उससे ज़्यादा स्कोर किया है। तो आपके ख्याल में इस जो मैच में, देखें, एक जो सेमीफाइनल होता है उसका एक प्रेशर भी होता है, नॉकआउट सिस्टम होता है, जो टीम हारेगी वो बाहर चली जाएगी, उसका एक अलग दबाव होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन में जो इंडिया टारगेट बहुत अच्छा चेस कर रही है, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा टारगेट चेस कर रही है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्कोर बोर्ड का दबाव है वो दबाव टीमें महसूस करेंगी, या एक इंडिया की आउटस्टैंडिंग बैटिंग है, उसने हमेशा अच्छा टारगेट चेस किया है, ये हिसाब न्यूजीलैंड का है, तो इस पॉइंट अभी उसे देखें तो फिर किसका थोड़ा सा कैसे दूसरी टीम को ओवरकम किया जा सकता है? लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जब मैच होते हैं उसमें ख़ास तौर पे ये, क्योंकि आम मैच तो है नहीं है कि एक मैच हार जाए फिर उसके बाद दूसरा मैच आपको मिल जाए। नॉकआउट सिस्टम की बिना पे अगर वो जो मैच होता है तो दोनों टीमों के लिए एक डू एंड डाई का मसला होता है उसमें, कि आपके लिए वो वहाँ पे आप क्या परफॉर्म करते हैं। पहली बात तो ये है कि उसके लिए जो दबाव है हमेशा दूसरी टीम पे ज़्यादा उसके जब चेजिंग के लिए है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो पहली वाली टीम को कम स्कोरिंग पे आउट करते हैं या ज़्यादा उसको नहीं बनाने देते और टारगेट ज़्यादा नहीं देने देते, तो फिर उसका भी मतलब ये चीज़ होती है कि फिर एडवांटेज उसका लिया जा सकता है जब सेकंड बैटिंग करेगी। अगर पहली बैटिंग करने वाले ने अगर 300 साढ़े 300 या 300 प्लस कहीं रन बना लिए, तो मैं समझता हूँ कि दूसरी जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम के लिए बड़ा टफ टाइम होगा और उसके लिए चेजिंग इतनी आसान नहीं होगी। और पहली बात यह है, एक दो विकेट गिरने के बाद जो ना मामला तो नहीं। अच्छा, आप ये बताएं, दोनों टीमों को बैटिंग का कंपैरिजन करें। रोहित शर्मा हैं, गिल हैं, कोहली हैं, इधर रविंदर हैं, वो क्या उसे कहते हैं, उनके जो ओपनर बैट्समैन हैं, कॉनवे हैं, सारे इन फॉर्म हैं। तो आप दोनों की अगर बैटिंग का ज़्यादा है तो किसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट बनता है? लेकिन बैटिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें जो इंडिया की बहरहाल बैटिंग बहुत अच्छी रही है सारा ओवरऑल टूर्नामेंट में अगर बात की जाए, तो इसके मुकाबले में देखिए कोहली है, दूसरे उनके जो ओपनर हैं शर्मा हैं, वो अच्छा एक, लेकिन ये है कि उसमें जब एक दो विकेट गिरती है तो उसके बाद जो है ना उनका पूरा दबाव पूरी टीम पे चला जाता है। इसके मुकाबले में अगर न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजों को देखा जाए, उनके बैटर को देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसमें वो किसी डर के बगैर खेलते हैं, खौफ के बगैर खेलते हैं, वो अपनी गेम खेलते हैं, तो वो प्रेशर नहीं लेंगे वो किसी किस्म का। अरे फारूकी साहब, ये बताएंगे जो बॉलिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया के पांचों बॉलर हैं, वर्मा हैं, सिराज हैं, शामी हैं, यादव हैं और जडेजा हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट, थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो दूसरी तरफ जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है उसमें तब्दीली होती रही है, कभी टीम साउथी खेले हैं, कभी
बोल्ट खेलें या मैट तो ज़ख्मी हो गए, वो तो आउट हो गए। तो दोनों की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? दोनों की बहरहाल अगर बॉलिंग का देखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के लिए जो बॉलर के लिए उनको होम ग्राउंड है उनका, उनको वहाँ पर खेलते रहे हैं, उनकी एक ट्रेनिंग हुई हुई है वहाँ पे। और न्यूजीलैंड के लिए क्योंकि वो पिच भी नहीं होती है, सारा कुछ माहौल भी बड़ा है, फिर दूसरा सबसे बड़ी बात है होम ग्राउंड है, उसमें क्राउड का जो सबसे बड़ा जो चीज़ होती है कि उनको बैकअप कर रहा है इंडिया को, जिसका एडवांटेज जो बहरहाल इंडिया को जाएगा इस चीज़ का। लेकिन इसका जो लोगों की तवक्कुआत हैं उस पर, तो उसका जब वो लोगों की तवक्कुआत पे जाएंगे कि हमारी जो कौम का जो तवक्कुआत हैं उनके इंडिया जीते, तो उसका भी एक अलग से प्रेशर होता है होता है। ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि जो भी टीम अगर उसमें बॉलिंग के लिए सबसे बड़ी बात है कि गुड लेंथ पे बार हो, और उसकी जो ब्लॉक होल पे हो, और उसमें कोशिश करेंगे कि जो टीम ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉट बॉल करेगी या स्विंग करेगी ज़्यादा बॉल को, जो बॉलर ज़्यादा करेगा उसी टीम को ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। और ये पिच कैसे खेलती है उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या वो सारा। अच्छा, आपके ख़्याल में अगर विनिंग को देखा जाए तो आप इंडिया को कितने परसेंट आप पॉइंट्स देंगे? आई थिंक अगर क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेली हैं, दोनों का मतलब बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी सारा, और चेजिंग का भी दोनों तरफ से देखा जाए, इंडिया को सिर्फ एडवांटेज सिर्फ एक है कि एक उसका होम ग्राउंड है। दूसरी बात है न्यूजीलैंड के लिए जो है वो भी इस वाले से अगर देखा जाए, अगर उसका पॉइंट देने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि 60-40 जो है वो तकरीबन है। 60 जो है वो इंडिया की तरफ, और 40 जो है वो उसका इंडिया न्यूजीलैंड की तरफ होगा, मैच की जो उससे शुरू होने से पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा होम ग्राउंड का भी इसके मसला है उसमें, सबसे बड़ी बात। देखें कि ये इंडियन टीम हार जाती है तो बाकी 2 मैचेस में उस पे तमाशाई पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बाकी नहीं, तमाशियों का तो फ़र्क शायद ना पड़े, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर इंडिया जीतती है आगे, तो ज़ाहिर है आगे फिर फाइनल में तो ज़ाहिर है वो बहुत भरपूर आएंगे। फिर दूसरी बात है, अगर इंडिया हारती है तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा तमाशियों का, थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन ये है कि भरपूर नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि स्टेडियम थोड़ा सा खाली हो सकता है उसमें। तो इसमें ये चीज़ है कि इंडिया के लिए जो मतलब जीतने के हवाले से मैं ये एक बात करना चाहूँगा कि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर ये होता है कि आमतौर पे जब विनिंग कॉम्बिनेशन, अगर आप पूरे मैच में जीते चले आ रहे हैं, जीते चले आ रहे हैं, आप अनबीटेबल हैं, क्योंकि आपको अपने एनवायरनमेंट के उसके उसके तहत खेल रहे हैं। अगर आपके दबाव के तहत जब आप आएंगे, किसी वक्त भी आप उसमें उसमें कोलैप्स हो सकते हैं उसमें। अगर इनकी अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है और उसमें वो उसके बॉलरों को दबाव में, उसके दबाव में नहीं आते उनके, तो वो अगर 15 ओवर 15-20 ओवर जो है अच्छे तरीके से खेल लेते हैं, तो पहले अगर बैटिंग करता है न्यूजीलैंड, तो उसके बाद वो बड़ा स्कोर देगा उसको, जिसके लिए फिर बाद में उसको बड़ा मसला होगा, और उसके लिए ठीक ठाक दबाव पे आएंगे वो उसमें। उनके फिर एक दो विकेट भी इंडिया की गिर गई, तो उसके बाद जो है ना फिर आप उसको संभाल नहीं सकेंगे उसको। इंडियन बैटिंग लाइन तो बहुत मजबूत है, लेकिन मैं आबिद फ़रूकी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा और भारत की जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं। लेकिन ये खेल है क्रिकेट का, इसमें अपसेट भी होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बड़ी से बड़ी टीम छोटी से छोटी टीम से को शिकस्त दे जाती है। इस टूर्नामेंट भी देखे गए कई अपसेट हुए। अफ़गानिस्तान ने मैचेस जीते, नीदरलैंड ने भी मैचेस जीते। ये खेल, इस क्रिकेट के खेल का शायद हुस्न यही है। हाँ, ये बात ठीक है कि भारत के जीत के इम्कानात वाज़िह हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। कल मैच के बाद फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।